Hello everyone. Today we are going to discuss verification of Ohm's law. इसमें हम इस वेरिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो R हमारा कांस्टेंट वैल्यू आती है किसी भी वेरिफिकेशन को करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, कैसे करेंगे। तो क्योंकि हमें जो V और I है ओह्म्स लॉ से देखते हैं। V और I का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अगर ये कांस्टेंट बना रहता है तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा ओह्म्स लॉ। अगर V और I का जो रेशो है हमारा कांस्टेंट आता है, ओके, तो ग्राफ हमारा कैसा रहता है और कैसा आना चाहिए। करंट में और वोल्ट में जो रिलेशन है उनसे जो स्लोप हमारा आता है वो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो R के लिए हम पहले बात करते हैं। R क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो होती क्या है एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है उसका, ठीक है, जो अपोज करती है करंट फ्लो करने में कंडक्टर के अंदर से, वो हमारी एक रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस में। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। रजिस्टर इज अ सब्सटेंस, resistance is a value of the resistor. Draw a circuit diagram. Okay, बैटरी, एमीटर, कंडक्टर और वोल्टमीटर और एक रियोस्टेट। ये सर्किट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम इस जो स्विच है इसको क्लोज नहीं करेंगे। सर्किट को हमने क्या कर देना है, सबसे पहले क्लोज करेंगे। जैसे हमारा सर्किट क्लोज होगा इसमें करंट फ्लो करेगी, ओके, और जैसे सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो हमारा वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर है, इनमें कोई ना कोई एक रीडिंग आ जाएगी। जो भी हमारे पास में रीडिंग आएगी इनको हम नोट कर लेंगे। तो क्योंकि इसमें कोई ना कोई रीडिंग आई होगी इस सर्किट डायग्राम में, और वोल्ट में कोई रीडिंग आई होगी, एम्पीयर मीटर में कोई रीडिंग आई होगी, तो हम उनको नोट कर लेंगे और टेबल में रखेंगे। और जब हम इस टेबल में रख लेंगे तब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो वेरीफाई कर पा रहा है या उसकी हमें जो रेजिस्टेंस है उसकी कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर वो हमें कांस्टेंट वैल्यू देता है तो इसका मतलब ये है कि जो हम रीडिंग ली है, ये जो हमने कंडक्टर यूज किया है वो ओह्म्स लॉ को होल्ड कर रहा है। ओके, तो सपोज करते हैं, सपोज कि जो एमीटर है उसमें जो करंट आई है वो I1, और जो वोल्ट मीटर है उसमें जो वोल्ट आई है वो V1 है। और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको, जो हमारा रियोस्टेट है, इसको स्लाइड करेंगे और स्लाइड करने से जो करंट की वैल्यू है उसको चेंज करेंगे। और जैसे ही हम चेंज करेंगे कोई भी वैल्यू, मान लो कि हमने जो चेंज की है वो वैल्यू I2 हो गई, जो एमीटर है उसमें जो रीडिंग आई है हमारी I2 आ गई, देन वी सी द वोल्ट मीटर। तो इसमें भी कुछ ना कुछ वोल्ट आए होंगे, तो उनको भी हमने सपोज कर लिया V2 वोल्ट आए हैं। और उसके बाद थर्ड रीडिंग हम यूज निकालेंगे। थर्ड रीडिंग के लिए हमारे जो एम्पियर आए हैं वो I3, और जो वोल्ट आए हैं वोल्ट मीटर में वो V3। नेक्स्ट अगर हम रीडिंग लेना चाहें तो हमारी रीडिंग है आती चली जाएंगे। जो भी हमारी वोल्ट मीटर की रेंज है वहां तक हम कोई भी रीडिंग ले सकते हैं, और जो एम्पियर मीटर की जो रेंज है 0 से लेकर, तो वहां तक हम कोई भी रीडिंग उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद R की वैल्यू निकालते हैं। R की वैल्यू निकालने के लिए V/I इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और यहाँ पे R1 इक्वल टू V1/R2 इक्वल टू V2/I2 और R3 इक्वल टू V3/I3। तो जो हमें R1, R2, R3 की वैल्यू मिलेंगी तो ये हमें वैल्यू
एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जो रेशो है हमारा वो कांस्टेंट ही रहे। ओके, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा? तो अगर मैं कोई वैल्यू की बात कर लेता हूँ, इसमें वैल्यू से मतलब है यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इक्वल टू लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम रेशो निकालने की कोशिश करें, भी आर की वैल्यू निकालनी है, R1 इक्वल टू 4/2 और R2 इक्वल टू 8/4। यहाँ पे हमें मिला 2 और यहाँ पे भी हमें मिला 2 ओम। और ये हमारे जितने भी रेजिस्टेंस है, इनकी जो वैल्यू आती है हमारी ओम में आती है, क्योंकि ओम क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है। ओके, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। ओके, उसमें हम देखेंगे, कुछ वैल्यू सपोज करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। आई एम्पियर के लिए हमने कोई रीडिंग सपोज कर ली, 1 2 2 4 3 6 4। ओके, तो ये हमने रीडिंग सपोज कर ली, तो हमें ग्राफ बनाना चाहते हैं। इन जो हमने रीडिंग सपोज किए, इन रीडिंग को यूज करेंगे और हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये एक न्यूमेरिकल्स भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होता है। इसको हम देखेंगे, यहाँ से हमें 2 फायदे मिलेंगे, प्लस ये हमें समझने का मौका मिलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है, कांस्टेंट आ रही है, क्या हो रहा है, तो उसके बारे में हमें पता लगेगा। दूसरा हमें जो पता लगेगा, न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करना है, कैसे हम उसको ग्राफ में ग्राफ बनाएं रीडिंग के थ्रू। ओके, कोई भी ग्राफ है हमें 0 से शुरू करना होता है। यहाँ पे हमने करंट एम्पियर में लेनी है, जिसमें भी दे रखी हो। ओके, जो भी हमारी रीडिंग हो, एम्पियर में हो या फिर माइक्रो एम्पियर में हो या मिली एम्पियर में हो, जिसमें भी होगी हम इसको ग्राफ में पुटअप कर लेंगे। ओके, और वोल्ट, यहाँ पे रीडिंग वोल्ट की डालनी है, तो यहाँ पे हम थोड़े से ओके, ये हमने 1 2 3 4 5 और ये 2 4 6 8, यहाँ पे 2 2 का गैप ले लिया और यहाँ पे हमने 1 1 का गैप लेकर ग्राफ में वैल्यू रख दी। ओके, अब इन रीडिंग का इस्तेमाल करेंगे, हम देखते हैं 1 एम्पियर पे जब रीडिंग हमारी 1 एम्पियर थी तब उसमें 2 वोल्ट थे। 1 एम्पियर पे 2 वोल्ट थे, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। 2 पे 4 थे, 2 हमने देखना है करंट वाली लाइन में और 4 देखना है हमने वोल्ट वाले में, तो 2 गया और ये हो गया हमारा सेकंड रीडिंग के लिए पॉइंट। और थर्ड रीडिंग के लिए 3 और 6, 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया 6। उसके बाद 4 है और 8 है, तो यहाँ से हम 4 देखेंगे और 8 भी देखेंगे, तो ये हमने पॉइंट लगा दिए। अब इन पॉइंट को 0 से ज्वाइन करा देंगे, तो जैसे हमने इसको ज्वाइन, तो ये जो हमने ज्वाइन कराया है, जैसे हमने इसको ज्वाइन करा दिया तो हमने देखा ज्वाइन करने से कि जो ये स्लोप आ रहा है, जो स्लोप आया है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, और यहाँ से हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमारी कांस्टेंट ही आएगी। मान लो कि मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे R1 2/1 2 ओम, R2 4/2, यहाँ पे भी 2 ओम, R3 और 6/3, यहाँ पे भी 2 ओम, और R4 निकालें तो भी 2 ओम। तो हमने देखा कि इसमें जितनी हमने 4 रीडिंग यूज किए हैं, तो 4 रीडिंग में सबकी जो वैल्यू है R की सेम है, इसका मतलब R की हमारी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद में एक चीज और भी है जो काफी लगती है कई बार इसमें
हम ये जो वैल्यू है आर की कहीं पे भी कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मिलाया और एक ये मिलाया और यहाँ पे ये मिलाया ये, ओके। ये यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो डेल्टा आई है और ये जो भी है वो डेल्टा वी है, ओके। और यहाँ से हम जो स्लोप की वैल्यू निकालेंगे वो एक रेजिस्टेंस होगी और उसकी वैल्यू भी इन रेजिस्टेंस की जैसी होगी और वो सेम वैल्यू होगी। कैसे? स्लोप डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई मीन्स ये है हमारा डिफरेंस। डेल्टा मीन्स डिफरेंस वोल्टमीटर जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस आया है और रीडिंग जो आई है उनकी, और यहाँ पे करंट में जो भी डिफरेंस आया वो, ठीक है, उनका जो रेस होता है हमारा स्लोप होता है। जो स्लोप होता है वही हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने I2 माना, इसको V2 माना, इसको मैंने V1 माना। तो ये है V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, V2 माइनस V1 I2 माइनस I1, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो डेल्टा V की वैल्यू है V2 माइनस V1 मतलब डिफरेंस, और डेल्टा I2 माइनस I1 मतलब डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, देखो वैल्यू हमारे पास मिल गया 6। देखते हैं अब V2 माइनस V1 करना है और I2 माइनस I1 करना है। V2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 और 3 माइनस 2। देखिए V2 ये रहा, V1 ये रहा, ओके। और यहाँ पे 3 I2 और यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे I1। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस करके तो 2 आया और नीचे क्या आया 1, मतलब मिला हमें 2 ओम। इसका मतलब क्या है कि जो R की जो वैल्यू हमें मिली है, अगर हमने ये तब इस्तेमाल होता है कि जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है थ्रू द ग्राफ। तो ग्राफ का इस्तेमाल करके हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ग्राफ हमें मिला है तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई होगी रेजिस्टेंस की, तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो 2 ओम हमें मिली है और जो कि हमने पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो वो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। रेजिस्टेंस इट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका ये हमारा पहला फैक्टर है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। जितनी हमारी L, अगर हम L को इंक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और अगर हमने L को डिक्रीज कर दिया तो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होगी, ओके। कंडक्टर सेम होना चाहिए, कंडक्टर शुड बी सेम कंडीशन है, ओके। द सेकंड, रेजिस्टेंस resistance is inversely proportional to the area of cross section of conductor। जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज किया है वायर का वो कैसा है, मीन्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी हमारी रेजिस्टेंस कम होगी। कंडक्टर शुड बी सेम। जो हमारा रेजिस्टेंस है, अब जितनी रेजिस्टेंस, जितना एरिया हमारा ज़्यादा होगा, एरिया को अगर हमने इंक्रीज कर दिया, थिक कर दी, अगर वायर हमारी थिक है या कंडक्टर हमारा थिक है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होगी। अगर वो थिन है तो रेजिस्टेंस हमारी मोर है, तो लार्ज रहेगी, रेजिस्टेंस हमारी लार्ज होगी। अगर हमारा एरिया स्मॉल है तो रेजिस्टेंस हमारी लार्ज होगी। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर।
कि जो मटेरियल हमने कंडक्टर में यूज किया हुआ है, जो मटेरियल हमने कंडक्टर में यूज किया है, कि जो डिफरेंट कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होंगी वो डिफरेंट होंगी, सेम कंडक्टर के लिए सेम रहेगी। अलग के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और कंडक्टर के लिए, जैसे हम कॉपर यूज कर लें, कॉपर की जो रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल होती है, और जो नाइक्रोम वायर हमारी होती है, जो उसमें नाइक्रोम के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, थर्ड पॉइंट था हमारा डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। If the increase the temperature of the conductor, then the resistance is increased. If the temperature of the resistance is decreased, then the resistance will be decreased. Okay. Thank you.